अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। आज हम फरवा नूर का नावल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तस्वीर मन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं नावल की तरफ। भरे मजमा में इस वक्त मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। जरगे में मौजूद सभी अफराद की नज़रें सामने बैठे इस मगरूर शख्स पर टिकी थीं जो सफ़ेद लिबास पहनने उनके सामने बैठा था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, मगरूर खड़ी सुतवाना, कुशादा पेशानी, गहरी सी आँखें, घनी मूँछ तले नाबी लब आपस में पेवस थे। आज सिर्फ जरगे का फ़ैसला ही इसके हाथ में नहीं था, बल्कि किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला भी आज इसे ही करना था। कहीं मेहमन खानज़ादा, क्या है आपका फ़ैसला? सरपंच साहब की जानिब से पूछे जाने वाले सवाल पर वहाँ मौजूद सभी लोग दम साध कर फ़ैसले के मुंतज़िर थे। एक नज़र सभी पर डालता वो अपनी जगह से उठा था। मुझे खून के बदले खून नहीं चाहिए। सन्नाटे को चीरती इसकी आवाज़ गूंजी तो इसके लफ्ज़ों पर सामने सर झुकाए अफराद की आंखें चमकी थी। बल्कि मुझे खून के बदले ओज़े गुल खून बहा में चाहिए। उसकी अगली बात ने चकजई ख़ानदान के लोगों की सांसें खींची थी। ये नामुमकिन है, वो किसी की मंग है। इसका भाई चीखा तो कुशादा पेशानी पर बलों का इजाफा हुआ था। तो फिर खून दे दें, मुझे एतराज़ नहीं। इसकी अगली बात पर सबको सांप सूंघ गया था। लाल हवेली में इस वक्त एक अजीब सा शोर था। क्या हुआ है कशमाला? बड़ी अम्मा घबराए हुए लहजे में अपने कमरे से बाहर आई थी। सुबह से वो जाए नमाज बिछाए बैठी थी। पंचायत का फैसला आ गया बड़ी अम्मा। कशमाला की आंखों में आंसू देखकर बड़ी अम्मा का दिल कांप उठा। क्या फैसला आया है माला, बोलना। उनका दिल फटे जा रहा था। खानजादों ने खून के बदले खून लेने से मना कर दिया है। कशमाला के बताने पर पिलर की ओर से झांकते वो सब्ज नैन पुरसकून हुए थे। तो फिर फैसला क्या हुआ? बड़ी अम्मा को बेचैनी ने अपनी लपेट में ले लिया था। ओज़े गुल को खून बहा में मांगा है उन्होंने। फैसला सुनाती पिलर की ओट में खड़ी ओज़े गुल को जामिद कर गई थी। या मेरे अल्लाह, ये क्या बोल रही है कशमाला? हमारी ओज़े? ना ना ना, वो सुहेल खाना की मांग है, इसका खून बहा कैसे? उनका दिल तड़प उठा था। मेहमन खानज़ादा, यही शर्त रखी है बड़ी अम्मा, या तो लाला का खून या ओज़े गुल। मेहमन खानज़ादा का नाम सुनते सब्ज़ नगीनों में पानी भरने लगा था। बेयकीन सी होते वो कदम उल्टे लेती भाग कर अपने कमरे में बंद हुई थी। सुर्ख लब कपकपा रहे थे, आंसू उसके आरिज़ भिगोते चले जा रहे थे। हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दे मेहमंद, हम मर जाएंगे। अपनी सिसकियों का गला घोंटते वो बेड पर गिरी थी। ये क्या फ़ैसला किया आपने मेहमन खानज़ादा? आगा जान ने गुस्से से इसे देखा जो टांग पर टांग चढ़ाए सोफ़े पर मुतमईन अंदाज में बैठा था। आप वहाँ मौजूद थे कि आपने फ़ैसला सुना नहीं था? उसके इत्मीनान में अभी कमी नहीं आई थी। वो किसी की मांग है मेहमन खानज़ादा, मगर अब वो मेरी बीवी बनने वाली है। बीवी या खून बहा में आई ये ग़ुलाम? उनकी बात पर इसने मुट्ठियाँ भींची थीं। जो आपको समझना है समझ लें, मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा, क्योंकि खून तो मेरे अपने का ज़ाया हुआ है ना, मेरे सगे मामू का। उनकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहते वो लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया था। मेहमंद रुक, मेहमंद बात तो सुन यार। इसके पीछे तेज़ी से भागते उसके हम कदम हुआ था। क्यों भाग रहा है? हाँ, इसके सामने आते कमर अब्बास ने इसका रास्ता रोका। अगर तू भी मुझे लेक्चर देने आए तो बेहतर है मुझसे दूर रहे। अच्छा वाकई? और तेरा क्या? मेरा क्या कमर, मेरा क्या? वो एक गुस्से से चीखते से दूर हुआ तो कमर ने बेबसी से इसे देखा। वो मोहब्बत है तेरी? मोहब्बत? मोहब्बत लफ्ज़ पर इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। ऐसे किसी लफ्ज़ की मुझसे शनासाई नहीं है। और हाँ, इस फैसले को गलत अंदाज में मत लेना। मेरे भाई का खून इतना आज़ाद नहीं कि मैं माफ़ कर दूँ, वो भी इस मोहब्बत के नाम पर। यह लफ्ज़ सिर्फ़ एक धोखा है, एक फ़रेब है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कमर की आंखों में आंखें डालकर कहते वो इसके सारे शक व शुबा को ख़त्म करता जीप में सवार हुआ था। मत कर ऐसे मेहमंद, खुदा के लिए मत कर। कमर इसे किसी सूरत इस हाल में देख सकता था। वो इसके दिल की हालत से अच्छे से वाकिफ़ था, मगर जो कुछ हुआ था वो चाहकर भी इसे बदल नहीं सकेगा, ये बात वो जानता था। बड़ी अम्मा अब कैसी है ओज़े? बड़ी अम्मा इसके कमरे से निकली तो कमाल सबसे पहले आगे आया था। बुखार में फनक रही है, अम्मा इसे तैयार करें, जरगे में जाने का वक्त हो गया है। ऐसा गज़ब ना करो मेरी बच्ची पर, खुदा के लिए। तो क्या चाहती हैं आप? एक बार फिर जवान जनाजा उठाऊं कंधों पर? बड़ी अम्मा की बात पर अब्दुर्रहमान ने चकज़ई चिल्लाए थे। सालों पहले उठाया था ना एक जनाजा, फिर दे दूं मैं कमाल को उनके आगे?
इनके चिल्लाने पर बड़ी अम्मा कशमाला बेगम के सीने से लगती फूट फूट कर रोती। लेकर आओ उसे को, हुक्म सादिर करते वो वहाँ से निकलते चले गए थे। बेबसी से कमाल ने लब भींचे थे। थोड़ी देर बाद कशमाला इसके नहीफ वजूद को थामे बाहर आई थी, जिसकी आंखों में वीरानी थी, खुश्क आंखें जिससे एक आंसू नहीं निकला था। हमें माफ़ कर देना बेटा। इसके सर पर दस्ते शफकत रखते भर्राई आवाज़ में बोले, मगर इसकी चुप नहीं टूटी। इसने जैसे खुद को पत्थर का कर लिया था, एहसास से आरी पत्थर। कशमाला इसे थामे बाहर आई थी और इसे गाड़ी में बिठाया था। बड़े अब्बा और अम्मा का ख्याल रखना चची, कह देना अगर अपनी ओज़े की ज़िंदगी चाहते हैं तो अपना ख्याल रखें। लाला को कहना उदास ना हो, अपने लाला पर तो ओज़े की जान कुर्बान है। गाड़ी में बैठते इसने कशमाला से कहा था। जानती थी इसके जाने के बाद इसके घर वाले खुश नहीं होंगे। कशमाला के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी और इसका रुख अब जरगे वाली जगह पर था। ओज़े ने पलट कर अपनी हवेली को देखा था, जहाँ इसका बचपन गुजरा था। अपनी ज़िंदगी का हर एक हसीन लम्हा इसी हवेली में तो गुजरा था। मेहमान खानज़ादा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। सर सीट से लगाते इसने खुद से कहते आंखें मूंदी थी। काली चादर में छुपा वो शख्स हवेली की पिछली दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ था और अब इसका रुख पिछले बाग की जानिब था। दूसरी तरफ वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते, वो मोहतात कदमों से इधर उधर देखते हवेली की दहलीज पार करके पिछले बाग में आई थी। इसे सुकून से झूले पर बैठे देखकर इसके माथे पर बल पड़े थे। खान, ये बहुत गलत बात है। आपको 1000 बार कहा है यूँ ना आया करें। अगर किसी ने देख लिया तो पहले आपकी टांगें टूटेंगी, फिर हमारी। गुस्से से कहते इसने घूर कर इस ढीठ इंसान को देखा। कल वापस जा रहा हूँ, ये सूरत नहीं देखता तो वहाँ इतना वक्त कैसे गुजारता मैं। इस महजबीन के हसीन चेहरे को निहारते मोहब्बत पाश लहजे में बोला, जबकि मुकाबिल तो इसके जाने का सुनकर साकित हुई। वापस जा रहे हैं खान। इसके जाने की बात पर इसने बेयकीनी से सामने खड़े इस शख्स को देखा था, जो कब इसके दिल की मसंद पर बैठा इसे पता तक नहीं चला। और अब जब वो इसे अपना सब कुछ मान चुकी थी तो वो जाने की बात कर रहा था। हाँ, जाना ज़रूरी है, मगर मैं आ जाऊँगा जल्द, फिर मैं बाबा साईं को भेजूँगा तुम्हारे घर। इसका हाथ थामे वो इसे यकीन दिला रहा था। मत जाएं खुदा के लिए ऐसे हमें छोड़कर, हमारा दिल बहुत डरता है। हम डरना किस बात से, मैं हूँ हर कदम पर साथ। आप जानते हैं ना, हमारे ख़ानदानों में मौजूद दुश्मनी हमारी मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट है। इसकी बात पर सामने मौजूद अरमगान खान के कुशादा माथे पर बल पड़े थे। जो मेरा होता है इसे मैं हर हाल में मेरे पास आना होता है हो रे, और तुम मेरी हो, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। मैं वापस आऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते वो इसे साकित कर गया था। फिर इससे ढेरों वादे करते वो वहाँ से चले गए, इसे इंतज़ार की सूली पर लटका कर। और ये इंतज़ार कब ख़त्म होना था ये बात कोई नहीं जानता था। जरगे में लोगों का हजूम जमा था। आखिर को 2 ताकतवर ख़ानदानों के दरमियान इतना बड़ा फ़ैसला हुआ था। लोग आगे की कार्रवाई के मुंतज़िर थे। जब कई गाड़ियाँ एक साथ जरगे की हदूद में दाखिल हुईं, हजूम में सरगोशियों की आवाज़ बढ़ने लगी। कमाल, अब्दुर्रहमान चकज़ई, तैमूर चकज़ई के साथ गाड़ी से बाहर निकले थे। सबकी नज़रें से ढूंढ रही थी जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला हुआ था, मगर इसे गाड़ी से बाहर नहीं निकाला गया था। दूसरी तरफ खानज़ादा ख़ानदान की कई गाड़ियां अंदर दाखिल हुई, जिसमें से वो बड़े करोफर से गाड़ी से निकला था। मगरूर चाल चलते वो अपनी जगह पर आकर बैठा। निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। सरपंच के कहने पर कमाल ने गाड़ी में से ओज़े को निकाला, जिसका सर सियाह चादर से ढका हुआ था। कमाल और कशमाला ने इसे अब्दुर्रहमान चकज़ई के बराबर में बिठाया। मेहमान खानज़ादा ने नज़रें उठाकर सामने देखा। दिल पर एक घोंसा पड़ा था। सर ता पैर सियाह लिबास में मुक़य्यद वो खाली कलाइयों के साथ इसके सामने बैठी थी। रगों में उबाल सा उठने लगा था। ये बस ऐसे होगा, ऐसा तो इसने कभी नहीं चाहा था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो इसने सर झटकते निकाह नामे पर दस्तखत किए थे। लम्हों का खेल था। ओज़े गुल चकज़ई मेहमान खानज़ादा के निकाह में आई थी, मगर खून बहा की सूरत। लड़की को गाड़ी में बिठाओ। कई औरतों ने आगे बढ़कर इसे थामा था, फिर इसे गाड़ी में बिठाया था। हमने हमेशा ख़ुद को संभाल कर रखा था, मगर आपने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया मेहमान खानज़ादा। काश आप हमारी ज़िंदगी में ना आए होते, काश। नफ़रत है हमें आपसे, शदीद नफ़रत। यहाँ शुरू हुई थी मेहमान और ओज़े गुल की नफ़रत भरी ज़िंदगी की नई कहानी। हवेली में दाखिल होते इसका दिल कांपा था। वो नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या सलूक होने वाला है।
सब लोग इस लाउंज में जमा थे। यह हवेली इस गांव की सबसे खूबसूरत हवेली। इस हवेली के लोग भी इसके नाम की तरह सुनहरे थे। सुलेमान खानज़ादा इस हवेली के मालिक रहमदिल इंसान थे। खुदा ने इन्हें 2 बेटों से नवाजा था, जिब्रान और अली यार। जिब्रान खानज़ादा की शादी ख़ानदान में हुई तो सोबिया बेगम की आमद ने हवेली में रौनकें बखेर दी। उनके 3 बच्चे थे, सबूर खानज़ादा, असगर और पश्मीना। जबकि अली यार ने सबकी मुखालफत के बावजूद अज़रा से शादी की, जो कि बेवा और एक बेटे अल्तमश की माँ थी। अली यार से शादी के बाद उनकी गोद में मेहमंद आया था। सब ठीक था, हर शख्स खुश था। फिर वो हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। अली यार का जनाजा घर में आया तो वहीं बड़ी हवेली से भी एक जनाजा उठा था। अब्दुर्रहमान एचकज़ई का जवान साला बेटा ओज़े गुल का वाहिद सहारा। अब्दुर्रहमान एचकज़ई के 3 बेटे तैमूर, सलीम और हुसैन। सालों पहले डेरे पर क्या हुआ था कोई नहीं जानता था। कोई कहता कि हुसैन ने अली यार को मारा तो कोई कहता हमला अली यार ने पहले किया था। गुनाहगार जो भी था, मगर खून दोनों हवेली वालों का बहा था। सालों की कदूरत कम होने लगी थी कि अचानक कमाल शिकार पर गया और इसकी गोली मेहमंद खानज़ादा के प्यारे मामू, इसके माँ से जुड़े रिश्ते को इससे जुदा कर गई। सालों लगे थे दिलों को साफ करने में कि मेहमंद खानज़ादा ने आज फिर सबके ज़ख्म उधेड़ दिए थे। जो बच्ची को ऊपर कमरे में छोड़ कर आओ, सोबिया बेगम ने मुलाजमा को कहा तो वो इसका हाथ थामे आगे बढ़ी। जब मेहमंद की आवाज़ ने इसे रोका था। खून बहा में आने वाली कब से कमरों में रहने लगी ताई अम्मी? क्या आप सारी रिवायात भूल गई हैं? अगर भूल गई हैं तो मैं आपको याद करवा दूंगी कि खून बहा में आने वाली को घर के बाहर बने इस अंधेरे कमरे में रखा जाता है। मेहमंद, सोबिया बेगम ने इसे पुकारा। अपने नाम का पक्का था। मेरे अपने के कातिल की बहन को इस हवेली में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुलाजमा के हाथ से ओज़े गुल का हाथ छीनते वो इसीलिए वहाँ से निकला तो सोबिया बेगम इसके पीछे भागी थी। हमें तकलीफ़ हो रही है, हाथ छोड़ें हमारा। इसकी गिरफ्त में तड़पती वो चीखी थी। मुकाबिल बेरहम था। इसे घसीटते हवेली के पिछले हिस्से में बने छोटे कमरे में लाया था। इसे पलंग पर पटकते इसने दरवाज़ा बंद किया था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ अच्छे से रखा जाएगा तो अपनी गलतफहमी दूर कर लो ओज़े गुल। ओज़े गुल को आपसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। जो शख्स अपनी मोहब्बत को भरी महफिल में रुसवा कर सकता है, इसकी इज़्ज़त के परखचे उड़ा सकता है, इससे कोई उम्मीद मैंने रखनी ही नहीं है। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हैं आप ओज़े गुल? मेरी मोहब्बत तो एक फ़रेब लगती थी ना। कभी किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में ही सजा ली। मेहमंद के तंज पर ओज़े ने तड़प कर इसे देखा। मुझे नफ़रत है आपसे मेहमंद खानज़ादा, नफ़रत। अफसोस है मुझे, मैंने आप जैसे बेहिस को जानती हूँ। इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहती वो इसका खून खौला गई। नफ़रत करती हो ना मुझसे? नफ़रत? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें नफ़रत क्या होती है। वो अपना गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर उंडेल रहा था। यह है मेरी नफ़रत जो तुम हर रोज़ सहोगी। फिर भी मैं बस नफ़रत ही करूँगी तुमसे, आई समझ। इससे पहले वो ही जवाब देता दरवाज़ा बजने लगा था। खून के घूंट भरते इसने ओज़े गुल को देखा था, फिर कमरे से निकलता चला गया। इसकी जाती ज़मीन पर गिरती फूट फूट कर रोती। माजी को याद कर इसका दिल रोया था। अब वक्त कभी वापस नहीं आ सकता था। क्या सोच रहा है? माजी की यादों में खोया हुआ था जब कमर की आवाज़ ने इसे चौंकाया। कुछ नहीं, तो यहाँ क्या कर रहा है? डेरे के चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इसकी यहाँ मौजूदगी कमर को परेशान कर रही थी। फुप्पो ने बताया कि तो गुस्से में घर से निकला है, इसलिए मैं यहाँ चला आया था। जानता था तो मुझे यही मिलेगा। इसे मुबहम सा जवाब देते मेहमंद ने सिगरेट सुलगाया तो कमर के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। इस जहर को तो छोड़ दे मेहमंद। तू जानता है मेरे अंदर लगी आग कोई नहीं बुझा सकता। शायद ये कुछ काम करते, धुआं हवा में छोड़ते तख्त पर आकर बैठा था। या कभी नहीं बुझा सकेगी, क्योंकि नफ़रत की आग को कोई कम नहीं कर सकता सिवाय मोहब्बत के। और तूने तो मोहब्बत छोड़ दी। कमर इससे सख्त खफा था। घर जा और सो जा, शायद तेरे जलते दिल को आराम मिले। इसे ज़बरदस्ती खड़ा करते वो अपने साथ इसे लिए हवेली आया था। इसकी सारी मुज़ाहिमत बेकार गई थी। हवेली में कदम रखती बेख्तियार इसकी नज़रें हवेली के पिछले हिस्से की जानिब गई थी जहाँ वो मौजूद थी। दिल में दर्द की एक तेज़ लहर उठी थी। अपना हाथ कमर की गिरफ्त से निकालता वो अपने कमरे में आया और धाड़ से दरवाज़ा बंद करते बेड पर गिरा था। नहीं है मुझे इससे मोहब्बत। एक बेवफा लड़की है और इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। नफ़रत करता हूँ मैं इससे। गुस्से से पागल होते इसने साइड लैंप ज़मीन बोस किया था। या अल्लाह, हम आज फिर लेट हो गए।
तेज़ तेज़ कदमों से रोड पर चलते मुसलसल ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। वो सुबह ड्राइवर के साथ ही कॉलेज आई थी, मगर अब क्लासेस जल्द ख़त्म होने के बायस इसे घर जाना था। मगर ड्राइवर साहब कॉल रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं थे। मजबूरन इसे बाहर आना पड़ा था। वो यूं ही खाली कॉलेज में अकेली नहीं खड़ी रह सकती थी। अब बाहर आकर भी इसे पछतावा हो रहा था। अपनी सोचों में इतनी मगन थी, इसे कुछ होश नहीं था, जब अचानक किसी ने बाजू से थाम कर इसे अपनी ओर खींचा था। वो सीधा मुकाबिल के सीने से लगी थी। भारी वजूद से इसका सर टकराया तो ऐसा लगा सारी दुनिया इसके गिर्द घूम गई हो। ध्यान से मर्दाना आवाज़ पर मेहरगुल ने झटके से सर उठाकर इस अजनबी को देखा था। वो मगरूर सा शख्स इसे अपने हिसार में लिए खड़ा था। एक झटके से वो इसकी गिरफ्त से निकली थी। दिल था कि बेकाबू हुआ जा रहा था। वो कभी गैर मर्दों से बात तक नहीं करती थी, को जाके इनके इतने करीब जाना। ध्यान से चलना चाहिए रोड पर, अभी वो गाड़ी आपको उड़ा कर ले जा सकती थी। इस अजनबी शख्स की बात पर इसने दहल कर इसे देखा था। बड़ी बड़ी आंखों में खौफ सिमट आया था। जो कि सामने खड़े शख्स हो न जाने क्यों सख्त नागवार गुजरा था। इन आंखों में ये खौफ अच्छा नहीं लगता। आई समझ। इसने लम्हे में अपनी टोन चेंज की थी। मेहरगुल ने घबरा कर इस सर फेरे शख्स को देखा था। बिना वक्त ज़ाये किए फ़ौरन से पहले इसके बराबर से निकली थी जब इसका नाजुक हाथ इस शख्स की सख्त गिरफ्त में आया। छूने का फ़िलहाल हक तो नहीं रखता हूँ, मगर अभी यही रहो, ड्राइवर आने वाला होगा। कहाँ कहाँ ढूंढेगा, और यहाँ बाहर खड़े होने की ज़रूरत नहीं, इस शेल्टर के नीचे बैठो। बारोब लहजे में हदायत देता वो इसीलिए शेल्टर तक आया था। आप यहाँ क्यों खड़े हैं, प्लीज़ जाएं यहाँ से। खौफज़दा होकर इसने शख्स से कहा। इसके सर पर ही सवार हो गया था। अल्तमश खानज़ादा ने एक नज़र इसे देखा, फिर ख़ुद थोड़े फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मेहरगुल को खौफ के साथ अब इसे कोफ्त होने लगी थी, मगर इसने मदद की थी तो इसे सुना तो हरगिज़ नहीं सकती थी। इसकी शख्सियत किसी शहज़ादे जैसी थी, और मेहरगुल को ये शहज़ादा फ़िलहाल किसी देव जैसा लग रहा था जो इसे काबिज़ करना चाहता हूँ। थोड़ी देर भी नहीं गुजरी थी जब गाड़ी मेहरगुल के सामने आकर रुकी। ड्राइवर को देखकर इसकी जान में जान आई थी। फ़ौरन से पहले वो गाड़ी में बैठी थी। इसने नज़र उठाकर सामने देखा तो अल्तमश को ख़ुद को देखता पाकर इसका दिल बेख्तियार धड़का था, और ऐसा धड़का था फिर रुकना भूल गया था। गाड़ी अपने सफ़र पर रवाना हुई, तब भी इसकी नज़रें इस पर से नहीं हटी थी। इसने गर्दन मोड़कर इस शख्स को देखा जो एक लम्हे में इस पर अपना सहर फूंक चुका था और इस नर्म दिल की मालिक मेहरगुल पर अपनी मलकियत बिठा गया था। ये जाने बगैर कि आने वाला वक्त क्या कुछ इन दोनों के लिए लाने वाला था। पैंट की जेबों में हाथ डाल ले इसने दूर जाती गाड़ी को देखा। इसके वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। यू आर माइन, ज़ेरे लब कहते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। आज की सुबह इसके लिए बहुत अजनबी सी थी। कभी वो बेसब्री से सुबह का इंतज़ार किया करती थी, एक एक दिन गिन कर गुजारती थी, और आज का दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। इसका दिल क्या ख़ुद को ख़त्म कर ले। इस अंधेरे कमरे में पूरी रात इसने रोते हुए गुजारी थी, और इसके पास रोने की कई वजूहात थी। अपनों से दूरी, मोहब्बत में ठोकर, और अब इतनी ज़िल्लत। बीबी जी, सब नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजमा की आवाज़ पर वो सीधी होकर बैठी थी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होती हवेली के अंदर आई तो सबकी नज़रें इसकी तरफ उठी थीं। एक ही रात में वो क्या से क्या हो गई थी। इसे देख कर आगा जान का दिल दुखा था। ओज़े गुड़िया आ जाओ। सोबिया बेगम ने इसे दरवाजे पर खड़े देखा, फ़ौरन पुकारा, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। इसका रवैया देखकर उन्होंने पश्मीना को इशारा किया था। फ़ौरन से उठकर इसके पास आई। भाभी प्लीज़ आकर बैठें और हमारे साथ नाश्ता करें। कौन भाभी? पश्मीना। सीढ़ियाँ उतरते मेहमान ने सवाल करते पश्मीना को देखा, जो अपने भाई का कोई और सा ही रूप देख रही थी। मेहमंद, खून बहा में आने वाली लड़की को कब से दस्तरखान पर जगह मिलने लग गई आगा जान। लगता है हवेली के असूल बदल गए हैं। इसके पास से गुजरते वो नफ़रत से कहते अपनी जगह पर बैठा, जबकि एहसास तौहीन से ओज़े का चेहरा सुर्ख हुआ था। जाए मोहतरमा, नाश्ता लेकर आएँ, क्या खड़ी खड़ी मुँह तक रही हैं। मेहमान की काटदार आवाज़ पर सर झुकाए आंसू पीते ओज़े ने बेबसी से लब काटे। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि यहाँ किचन है कहाँ। अभी तक खड़ी हो, क्या कान ख़राब हैं तुम्हारे? मेहमान बस करें, बहुत हो गया है। जिब्रान खानज़ादा ने इसे टोका, जिस पर इसके कुशादा माथे पर पड़े बलों में इजाफा हुआ था। इसने काटदार नज़र सर झुकाए खड़ी ओज़े को डाली। बिना किसी की तरफ देखे गुस्से से उठते वहाँ से निकलता चला गया। ओज़े गुल। सोबिया बेगम ने इसे रोकना चाहा, बिना सुने भाग कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आगा जान, ये बहुत गलत हो रहा है, आप मेहमान से बात क्यों नहीं करते?
सोबिया बेगम की बात पर सुलेमान खान ज़्यादा कुछ कह ना सके। तुम सब नाश्ता करो और सबूर मेरे साथ डेरे पर चलना, वहाँ का काम तुम देखो आज से। जिब्रान खान ज़्यादा बात का रुख बदलते नाश्ते की जानी मुतवज्जा हो गए। आगा जान ने एक नज़र सबको देखा, फिर वापस से नाश्ते की जानी मुतवज्जा हो गए। वहीं दूसरी जानिब अपने कमरे में आती पलंग पर गिरते फूट फूट कर रोती, ज़िंदगी कैसे दोराहे पर ले आई थी। जो कुछ वक्त में हुआ था इसने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। काश मैं आपसे ना मिली होती महमद, काश आपने मुझसे मोहब्बत का दावा ना किया होता, तो आज आपकी नफ़रत देखना आसान होता मेरे लिए। हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते इसने तकिए में मुँह दिया था। मैं आपसे मोहब्बत का दावा ज़रूर करता हूँ, मगर इजहार मैं तब करूँगा जब आपके तमाम हकूक़ मेरे नाम हो जाएंगे उज़े गुल। कहीं दूर से इस शख्स के अल्फाज सरगोशी की सूरत कानों में गूंजे तो आंखें फिर से भर आईं। आंसू पर बांधा बंद टूटा तो आंसू इसके अर्ज़ों पर बहते चले गए। इसका जिस्म हौले हौले लरज़ रहा था, दुख हद से ज़्यादा था, रोना तो बनता था। अरे ज़ुबैदा बीबी, बच्चे कहाँ हैं? आपने इन्हें बताया नहीं था मेहमान आने वाले हैं? समरा बेगम की आवाज़ पर किचन में खानसामा को हदायत देती इस मेंशन की पुरानी मुलाजमा ज़ुबैदा बी ने पल्लू से हाथ साफ किया और बाहर की जानिब आई। बहू बेगम सबको कह दिया था, हमने होरे बेटी के अलावा किसी के कान पर जो तक नहीं रेंगी। उनका वही लठमार अंदाज। अच्छा बताएं, तैयारियां सारी हो गई हैं? ज़ुबैदा भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखें, जब्बार साहब के बहुत ख़ास दोस्त हैं, कोई शिकायत ना मिले बस इन्हें। अरे फ़िक्र क्यों करती हो बहू बेगम, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे, आप बस आराम करें। आराम कहाँ, अभी बस जाकर मैं जोहा को देखूं। और ये होरे अगर उठ गई हैं तो होरे हैं ना, आखिर एक ही जगह है जहाँ वो आपको मिलेंगी। मैं नीली को भेजती हूँ होरे के पास, आप जोहा बेटी को देख लें। ज़ुबैदा बी ने उनकी मुश्किल आसान की थी। ए नीली, ओ नीली, जा छत से छत पर से होरे बीबी को बुला कर ला। उनके हुक्म मिलने की देर थी। नीली तेज़ी से छत की जानी बढ़ी थी। हवा के दोष पर लहराते बाल इसके कंधे पर बिखरे जा रहे थे। सफ़ेद लिबास पहने वो इस वक्त को काफ से उतरी परी लग रही थी। गलाफी आंखें सामने रास्ते पर जमी थी। होंठ आपस में पेवस थे, वो किसी सोच में थी, फिर कुछ सोचती ऐसे होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। क्या सोच रही हैं होरे बीबी? आवाज़ इतनी अचानक थी, बुरी तरह डर कर उछली थी। या खुदा नीलोफर, तुमने तो हमें डरा ही दिया। दिल पर हाथ रखते इसने नीली को खफकी भरे अंदाज में कहा। खान के ख्यालों में इस कदर खोना ना खोया करें कि अपना आप की भूल जाएं। नीली पागल हो गई हो क्या? किसी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा। ओहो बीबी, प्यार किया तो डरना कैसा? नीली की चलती ज़ुबान को ब्रेक नहीं लग रहा था और होरे जी खौफ से जान निकल रही थी। बस दादी अम्मा, चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता। तुम्हें किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारे साथ हमारी भी टांगें टूट जाएंगी। उफ, एक तो तुम कितना डरती हैं। नीलोफर, बीबी अरमगान खाना वापस पाकिस्तान आने वाले इसी हफ्ते। आपको आपके इंतज़ार का फल मिलने वाला है। नीली की बात पर इसके चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट खुली। नीली, तुम मेरे लिए दुआ किया करो ना। मैं करती हूँ दुआ, खुदा आपको बेहतरीन से नवाजे। तुम ये दुआ किया करो ना कि खुदा मुझे अरमगान से नवाजे। ये नाम लेते इसके चेहरे पर हया के रंग खुले थे। अम्मा कहती हैं ऐसे नाम लेकर दुआ ना किया करो, अगर मांगी हुई चीज़ हक में बेहतर ना हो तो ना मिलने पर तकलीफ़ होती है। इसने नीली को देखा जो कभी कभी बड़ी गहरी बात कर जाती थी। अरे मैं तो भूल ही गई, बड़ी बीबी साहब ने आपको नीचे बुलाया था। काम की बात हमेशा आखिर में ही करना तुम लड़की, नीली को कहती फ़ौरन से नीचे भागी थी। इस्लामाबाद की सड़कें आज फिर बारिश से भीगी हुई थीं। इतराफ़ का सब्ज़ा निखर सा गया था। ऐसे में दूर से दिखाई देती सालिशान इमारत की 7वीं मंजिल का मंजर बहुत वाज़ेह था। गिलास विंडो से देखो तो कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े बुक शेल्फ बने थे और इनके बिल्कुल सामने टेबल पर फाइल्स बिखरी हुई थीं, जबकि चेयर पर बैठा शख्स शहद रंग आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर जमाए बड़ा मसरूफ़ सा था। टेबल पर रखा मोबाइल पिछले आधे घंटे से वाइब्रेट हो रहा था, जिसे वो बड़े इत्मीनान से इग्नोर कर रहा था। दरवाज़ा नॉक होने पर इसने आने वाले को इजाज़त दी और एक और फाइल को खोलकर अपने सामने रखा। सर, आपके घर से कॉल आई थी। और तुमने क्या कहा तालिब? आप मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हैं। दैट्स ग्रेट। वो जैसे खुश हुआ था। तालिब ने इसे देखा, खड़ी मगरूर सुतवा नाक, उनाबी लब जिन्हें घनी मूँछें ढापे हुए थी।
वो इस वक्त सियाह रंग की शर्ट में था जबकि ग्रे कोट इस साइड पर रखा था। आज जुल्फी साहब से मीटिंग थी, क्या बना इसका? इसकी अगली बात पर तालिब ने इस खपती इंसान को देखा जो आज की तारीख में 4 मीटिंग कर चुका था और अब 5वीं की बात कर रहा था। सर, मैं जानता हूँ आपको काम करना है, बाकी सब थोड़ा आराम चाहते हैं। वो सुबह से मीटिंग अटेंड कर करके थक चुके हैं। तालिब ने बेबसी से उसके आगे अपनी बात रखी। तालिब की हालत देखकर सालिक हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। काम चोरी करने लगे हो? खैरियत है तालिब मियाँ? फाइल्स बंद करते इसने पुरसकून अंदाज में चेयर से टेक लगाई और आराम से सिगरेट लबों से लगाते इसने तालिब को देखा, जिसके चेहरे के जाविये फ़ौरन से तब्दील हुए थे। मुझे अंकल की बात मानकर आपसे अलग होना चाहिए था। आपकी ख़ुद की सोशल लाइफ नहीं और आप मेरी भी बर्बाद कर रहे हैं। इसका अंदाज़ रोटी हसीना जैसा था। अच्छा रो मत, जाकर रेस्ट करो, मैं ये 1-2 काम निपटा लूँ फिर चला जाऊँगा। थैंक्स कज़न। बिलाखिर तालिब के चेहरे पर सुकून आया था। तालिब के जाती इसने अपना सर सीट की पुश्त से लगाया था। चेहरे के तासुरात चट्टान से भी सख्त हुए थे। बजते मोबाइल को सर्द नज़रों से देखते वो आंखें मूंद गया। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, क्या आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। क्या बात है, आज मूड बड़ा शायराना सा है। वो जो सीटी बजाते गाना गुनगुना रहा था, आवाज़ पर गर्दन मोड़कर दरवाजे के बीच खड़ी इस बला को देखने लगा, जिसकी मौजूदगी से इस वक्त सबसे ज़्यादा जहर लग रही थी। मेरी आरज़ू कर रहे हो अल्तमश खानज़ादा? मेरे भाई का भी इतना गंदा टेस्ट नहीं हुआ। आरज़ू मैडम के वो तुम्हारी आरज़ू करे। मेहमद खानज़ादा की तमस्खुर भरी आवाज़ सुनकर अल्तमश खानज़ादा मुस्कुराया। वहीं आरज़ू से देखकर जलकर खाक हुई थी। अब आप बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी रहेंगी या हटेंगी भी? इसका अंदाज़ हमेशा से ऐसे ही होता था। हतक आमेज़ अंदाज़ महसूस करके आरज़ू पैर पटक कर वहाँ से वॉकआउट कर गई। खैरियत है साहब सब? मेहमान का सोजा मुँह देखकर अल्तमश सीधा हुआ था। वो लड़की कौन है जिससे मिलकर अल्तमश खानज़ादा के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं रह जा रही? वो मेहमद खानज़ादा था, कैसे अपने भाई से बेखबर रहता। बड़े रिवायती से शौर बन गया। मेहमद साहब, ये तुम्हारा तो रूप नहीं है। थोड़ा आगे होकर पूछते अल्तमश इसके ज़ख्म हरे कर क्या। बात मत पलट। मैंने कहा था मेरे साथ चलो, मगर नहीं। तुम्हें शौक़ था ना वहाँ रहने का। लो देख लो क्या अंजाम हुआ तुम्हारी मोहब्बत का। मुझे इससे सिर्फ नफ़रत है। इसने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया जिस पर अल्तमश का कहकहा गूंजा था। साफ मजाक उड़ाता अंदाज। ये बात उन्हें कहो जो तुम्हें जानते नहीं हो। मैं भाई हूँ तुम्हारा। भाई? भाई नहीं, सौतेला भाई। बोल, जैसे तेरे ख़ानदान वालों ने कभी कबूल ही नहीं किया था। इसके लहजे में दुनिया जहान की तलखी थी। शट अप अल्तमश खानज़ादा। हाँ हो जाता हूँ शट अप। कौन है वो लड़की? मेहमद की सुई इसी एक बात पर अटकी थी और अल्तमश जानता था कि एक बार वो किसी बात के पीछे पड़ जाए तो मामले की तह तक पहुंच जाता था। जब मुझे मालूम हो जाएगा कौन है तो मैं तुझे भी बता दूंगा। इसलिए मज़ीद मुझसे कोई सवाल ना कर और तो ख़ुद को इन रस्मों की भेंट हरगिज़ ना चढ़ाना, वरना हाल मेरे जैसा हो जाएगा। अपनी जगह से उठते हुए इसे कहते कमरे से बाहर निकल गया, जबकि इसकी बात पर मेहमद साकित रह गया। मेहरगुल, कहाँ रह गई है ये लड़की? ज़मुर्रत बेगम कब से तैयार खड़ी थी और इन मोहतरमा को कोई अता पता नहीं था। एक तो इन लड़कियों ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। हूरे को कोई होश नहीं और या महर को। बड़ी बेगम, बड़ी बेगम। नीली की चहकती आवाज़ के साथ वो खुद भी इनके सामने आई। मेहमान आ गए? ना जी, मगर आने वाले हैं। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम मेहरगुल को देखो, मैं जाती हूँ। जल्दी से बीच का दरवाज़ा बोर करती से घर के दूसरे हिस्से में आई थी। ये घर शुजा अहमद और कमरोज़ अहमद का था, जिसे बीच में दरवाज़ा देकर अलहदा तो किया गया था। दिल दोनों भाइयों के आज भी जुड़े थे। सबसे बड़े शुजा अहमद और ज़मुर्रत बेगम, इनके 3 बच्चे थे, शमशाद, कायनात और सबसे छोटी मेहरगुल। जबकि कमरोज़ अहमद और समरा बेगम की 2 बेटियां थीं, जोहा और हूरे। जबकि बेटा साकिब, जिसका निकाह कायनात से हो चुका था, और आज जोहा को देखने कुछ लोग आ रहे थे। मगर मेहरगुल तो पिछले 2 दिनों से अपनी दुनिया में गुम थी। एक अनजान शख्स पूरे इस्तेहकाक से इसके दिल की मसंद पर बराजमान हो चुका था। अब आगे क्या होने वाला था, इसका फ़ैसला तो वक्त को करना था। इसकी गाड़ी नज़र आती वॉचमैन ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला था। पोर्च में गाड़ी पार्क करते वो अपना कोट बाजू पर डाले गाड़ी से उतरते अंदर की जानिब बढ़ा। टाई लूज़ करते इसने सीढ़ी पर कदम रखा ही था जब अपनी माँ की आवाज़ पर इसके कदम रुके। क्यों हमें आपकी वजह से बार बार दूसरों के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है सालिक? उनके लहजे में शिकवा था जो इसने बहुत अच्छे से महसूस किया था। मैं मसरूफ़ था अम्मी।
इन्हें जवाब देते अपने कमरे में आए तो वो भी इसके पीछे कमरे में आई। मैं अच्छे से समझती हूँ आपकी मसरूफियात सालिक हैदर, क्या चाहती हैं आप मुझसे? वो तल्ख नहीं होना चाहता था मगर अच्छे से जानता था आगे होने वाली बातें इसका दिमाग बुरी तरह से ख़राब करने वाली हैं। तुम्हारे ताया बार बार तुम्हारा पूछ रहे थे, जानती भी हो कितनी शर्मिंदा हुई हूँ मैं इनके सामने। क्यों? आप क्यों शर्मिंदा हुई हैं? क्या आपका बेटा किसी का कत्ल करके भागा था या चोरी करके? अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलते इसने अपने तई अपने अंदर के घुटन को कम करने की छोटी सी कोशिश की थी। सालिक, मेरे बच्चे, अम्मी आप सिर्फ इतना बता दें, आखिर कब तक आप इस तरह मुझे इन लोगों की वजह से डांटेंगी? रिश्ता उनके बेटे का हो रहा है, इन लोगों से ताल्लुक़ रखने से फ़ायदा ताया अब्बा को होगा, तो मेरा वहाँ होना ना होना क्या मायने रखता है? इसने खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए थे, फिर भी वो खुद को तल्ख होने से रोक नहीं सका था। सालिक, तुम्हारे ताया अब्बा चाहते हैं तुम्हारी शादी। अम्मी बस। वो एकदम ही इन्हें कुछ भी कहने से रोक गया। सालिक, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है मेरी जान, क्यों इसके लिए ख़ुद को सज़ा दे रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माँ पे रहम नहीं आता? मुझे आप पे रहम आता है अम्मी, लेकिन आपको मुझ पे रहम नहीं आता। ना पहले आया ना अब आ रहा है, हर बार कुर्बानी सालिक हैदर को ही देनी पड़ेगी, क्या ये तय है? इसकी आंखों में टूटे माजी की किरचियाँ थीं। बिना मज़ीद कुछ कहे वो इनके पास से गुजरते वाशरूम में बंद हुआ था। इसकी हालत देखकर ज़ोहरा बेगम का दिल कट कर रह गया। सिराज साहब की मौत के बाद वो बिल्कुल बेआसरा हो गई थी। ऐसे में इनके जेठ इसरार ने उनकी कफ़ालत की और ज़ोहरा इसके बदले ताउमर इनकी ग़ुलाम बन गई थी। मगर सालिक हैदर कोई ग़ुलामी पसंद नहीं थी। वो इस घुटन ज़दा माहौल में सांस नहीं ले पाता था। माजी की तकलीफ़ें से जीने नहीं देती थी और अपनी माँ की वजह से वो मर भी नहीं सकता था। न जाने कितनी देर शावर के नीचे खड़ा अपने अंदर लगी आग को कम कर रहा था, जो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। क्यों क्यों मैं ही क्यों? दीवार पर मुक्का मारते ज़ोर से चीखा था। मैं ही क्यों नामुराद रहा? मैं ही क्यों खाली हाथ रहा? मैं ही क्यों? दोनों हाथों से बाल दबोचे वहीं पानी के नीचे बैठता चला गया। हो रे, सो गई क्या? आधा दरवाज़ा खोले मेहर गुल ने झांक कर कमरे में देखा, जहाँ हो रे बेड पर उल्टी लेटी थी। मेहर की आवाज़ पर इसने ज़रा सी आंखें खोल कर इसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाती उठ बैठी। क्या हुआ है? तुम रोई हो रे? इसकी सुर्ख आंखों को देखकर मेहर गुल एकदम से परेशान होती इसके पास आई। नहीं नहीं तो वो बस नींद की वजह से आंखें सुर्ख। तुम बताओ क्या हुआ, सब खैरियत? इसका हाथ थाम कर होरे ने बात का रुख बदल दिया। मुझे नींद नहीं आ रही यार, बाबा बहुत गुस्से में गांव के लिए निकले। क्या एक बार फिर लड़ाई होगी? जिस बात को होरे भूलना चाहती थी वही बात मेहर गुल ने करके इसके दिल को फिर से तकलीफ पहुंचाई थी। मेहमानों के जाने के बाद शुजा अहमद के पास कॉल आई थी। गांव में एक बार फिर ज़मीनों को लेकर खानों से लड़ाई हुई थी, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। ये खबर मिलते ही शुजा अहमद और कमरोज़ अहमद फ़ौरन गांव के लिए निकले थे और तब से ही होरे की जान हलक में अटकी थी। अगर किसी को पता चल जाता कि वो और अरमगान खान, इससे आगे वो सोच कर ही काँप जाती थी। क्या सोचने लग गई? नहीं, कुछ नहीं। मेहर के हिलाने पर वो होश की दुनिया में लौटी थी। तुम सो जाओ मेहर, कॉलेज नहीं जाना क्या? कॉलेज के नाम मेहर गुल को वो सितमगर याद आया था। दिल गलत राह का मुसाफिर हुआ था। इसने खुद को सजनिश की और बेड से उठ बैठी। तुम भी सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने। अम्मी वहाँ परेशान हो रही होंगी। इसे कहते मेहर गुल तो चली गई, एक बार फिर तकलीफ़ में घिर गई। इसी लड़ाइयों के चलते वो लोग गांव छोड़कर शहर आ गए थे, मगर इन्हें क्या खबर थी उनकी बेटी वहीं गांव में कहीं अपना दिल छोड़ आएगी। आप बस जल्दी से आ जाएं, और मकान यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज़ वापस आ जाएं। तकिए में मुँह दिए वो सिसकी थी, आंसू गुलाबी आरिस पर बहते चले जा रहे थे। इसने मोहब्बत की थी, अब सज़ा तो इसे मिलनी थी। ये तवील हिजर, ये जुदाई की सौबत है और ना ख़त्म होने वाली ख़ानदानी दुश्मनी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। इस अंधेरे कमरे में सिवाय चांद की चांदनी के किसी दूसरी रोशनी का गुजर तक नहीं था। कमरे में मौजूद वाहिद बल्ब मेहमद खानज़ादा तोड़ चुका था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। पलंग के एक सिरे पर घुटनों के बल बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। सब्ज़ नगीनों जैसी आंखें रोने की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। कैसा भयानक खेल खेला था ज़िंदगी ने इसके साथ। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी। ठंड महसूस करके इसने साइड पर रखा कंबल अपने गिर्द लपेटा था। यह सोबिया बेगम की मेहरबानी थी जो वो इसे ही दे गई थी। आज हवेली में इसका तीसरा दिन था और कल के बाद मेहमद इसे नज़र नहीं आया था और वो इसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी। जो कुछ इसने किया था इसके बाद तो हरगिज़ नहीं।
وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب خاموش فضا میں فجر کی اذان نے التاش پیدا کیا۔ اپنا چہرہ صاف کرتے وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں خنکی گھلی تھی۔ بے آواز چلتے وہ پچھلے حصے کے آخری کونے میں بنے اس حصے کی جانب آئی جہاں باہر لگے نل سے اسے وضو کرنا تھا۔ زمین پر بیٹھ کر وہ خاموشی سے وضو کر رہی تھی جب اچانک اس نے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر کے اس نے ارد گرد دیکھا۔ خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی۔ جلدی سے وضو کیے وہ اطراف کا جائزہ لیتے دوپٹہ تیزی سے سر پر جماتی تقریباً بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس بند ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اسے دیکھتے محمد نے گہرا سانس ہوا کے سپوت کر کے کھڑکی بند کی اور خود سب بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس نے اپنے دکھتے سر کو سکون دینا چاہا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اوزے، میں مورے اور بابا کو بھیجوں گا، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ محمد عبد الرحمن چکزئی نے بھابھی کی منگنی سہیل سے کر دی تھی۔ ملی جلی آوازیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھیں۔ یہ سوچ ہی اس کا دل جلا رہی تھی کہ اس کی محبت کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا۔ وہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر یہ دل و دماغ کی جنگ اسے تباہ کرنے کے در پہ تھی۔ اس سے پہلے اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جاتا، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اب اس کا رخ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ دشمن جاں موجود تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اب اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے دروازے کو دھکیلتے اندر داخل ہوا تو وہ اسے سامنے جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چھپا چاند جیسا چہرہ جس نے پہلی نظر میں مہمن خانزادہ کے دل کی دنیا تباہ برباد کر ڈالی تھی کہ وہ اپنا خود کا ہی نہیں رہا تھا۔ بے چین دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تھے، ایک دم ہی پرسکون ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی محسوس کر کے اپنی نماز طویل کر گئی تھی۔ میں منتظر ہوں اوزے گل، اگر سورج نکل بھی گیا تب بھی میں یہاں سے نہیں ہلنے والا، اطمینان سے کہتے اس کا سکون غارت کر گیا تھا۔ سلام پھیرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نظروں کی تپش سے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر محمد خانزادہ کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ دور کہیں سے اسے اپنی کہی بات یاد آئی تھی۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کا تمنائی ہوں، یوں آپ کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی سہمی حالت دیکھ کر بولا۔ اوزے نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز سمیٹی تو قدم با قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا، بہت قریب کہ اوزے کو اپنے قدم پیچھے لینے پڑے تھے۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کے حسین چہرے کا طواف کرتے اتنی نرمی سے بولا تھا کہ اوزے نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اوزے؟ کیوں گھر والوں کو نہیں بتایا؟ وہ خفا خفا سا کہتے اوزے کی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ محمد، میرا نام لینے کا حق آپ کھو چکی ہیں۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اوزے گل کو خود پر غصہ آیا تھا۔ میں نہیں بھول سکتا کچھ بھی، ان لبوں نے کیسے اس شخص کا نام لیا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کیے اس کی سانسوں کی روانی سے چھین رہا تھا۔ کچھ نہیں بھول سکتا میں، مجھے آگ میں جھونک دیا اوزے، اگر اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بہت اچانک اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس افتاد پر اوزے گل نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر سختی سے اپنے لب آپس میں پیوست کرتا وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکلتا چلا گیا اور اس کے جاتے اوزے گول کسی کٹی ڈال کی طرح پلنگ پر گرتی روتی چلی گئی۔ محبت ملی بھی تو ادھوری، نفرت میں ڈوبی ہوئی۔ کلاس لے کر وہ سیدھا کینٹین آئی تھی۔ آج کل لائف عجیب ہی لگنے لگی تھی اسے۔ ایسے کیا برا سا منہ بنا کر بیٹھی ہے؟ میں بہت بور ہو رہی ہوں اور آج کلاسز بھی ساری بورنگ لگی مجھے بشرا۔ ٹیبل پر سر ٹکاتے اداسی سے بولی۔ بشرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مہر، کیا تم اسی آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہو ابھی تک؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ ایک دم سے بکھلاتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جسے میں جانتی ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچنا تو بالکل ہی فضول ہے۔ خود کو کمپوز کرتے وہ فوراً سے پلٹ گئی تھی۔ بشرا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھی بات ہے، چل اب گھر چلیں۔ ڈرائیور بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، تو جا، اسے کہتے وہ خود اس کے ساتھ ہی باہری حصے کی جانب آ گئی۔ نگاہیں روڈ پر جمائے اس کے دھیان کے دھاگے کچھ روز پہلے ہوئے واقعے کی طرف گئے تھے۔ اس شخص کا یوں اچانک آنا، پھر اس پر اپنا سحر چھوڑ غائب ہو جانا۔
अभी तक इस शख्स के शहर से निकल ही नहीं सकी थी। इसे अपनी ज़ात, इसे एक शख्स के गिर्द कैद महसूस हुई। बारान की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आई। सामने अपने ड्राइवर को देखकर इसका दिल बुरा हुआ था। दानिस्ता तौर पर ही सही, वो इसे एक शख्स की मुंतज़िर थी जो जाते जाते इसका दिल भी अपने साथ ले गया था। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो अपना बैकपैक लेकर बाहर आया तो सामने से आते अपने दोस्त को देखा। इसे रुकना पड़ा। गांव जा रहा हूँ, यहाँ का सारा काम अब तेरे ज़िम्मे है। वो तो सब ठीक है, मगर अचानक गांव जाने की कोई ख़ास वजह? वो कभी गांव नहीं जाता था, इसलिए आमिर को इसका यूँ अचानक जाना ताज्जुब में मुब्तला कर गया था। हाँ, एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अब वो काम क्या है और इसकी नौयत क्या है, ये थोड़े पर्सनल सवाल हो जाएंगे। आप बराए मेहरबानी मेरा इतना काम कर दीजिएगा। कमीना इंसान है तो। आमिर ने घूर कर इसे देखा, जो इसकी बात पर कंधे उचकाकर बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ये दोस्तों के लिए भी ना क्या क्या करना पड़ता है, मगर कोई बात नहीं मेरी परी, एक बार वापस आ जाओ, फिर मैं करवाता हूँ तुम्हारे बारे में सब मालूम। खुद से कहते वो सीटी बजाते गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से निकलता चला गया। हवेली में बड़ी नियाज की तैयारियां चल रही थी। हवेली के पिछले हिस्से में नियाज के खाने की तैयारियां जारी थी। ऐसे में इसका वहाँ रहना ठीक नहीं था, इसलिए वो सोबिया बेगम के कहने पर उनके साथ अंदर हवेली में आ गई। और अब इसे समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। क्या सोच रही हो ओज़े? कुछ नहीं मोरे, वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोली थी कि सोबिया बेगम का बमुश्किल सुनाई दिया। उन्होंने बगौर इसे देखा। पश्मीना, ओज़े को ऊपर कमरे में ले जाओ, वहाँ की सफाई अभी बाकी है। सोबिया बेगम की पुकार पर पश्मीना ने हैरत से अपनी माँ को देखा। ऊपर? कौन से कमरे में? कोने वाले कमरे में। उन्होंने जानकर इस कमरे में रहने वाले शख्स का नाम लेने से गुरेज किया था। अच्छा ठीक है, आ जाएं भाभी, ओज़े को कहते पश्मीना इसके साथ ऊपर आई और आधे रास्ते से ही इसे कमरे का दरवाज़ा दिखा दिया। मुझे मोरे से कुछ काम था भाभी, आप जाएं, मैं आती हूँ। इसे कहती पश्मीना फ़ौरन से नीचे गायब हुई थी, जबकि इसके जाने के बाद ओज़े को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पहली बार वो हवेली के इस हिस्से में आई थी। डर भी लग रहा था कि कहीं मेहमान इसे ना देख ले। एक बार फिर इसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत हरगिज़ नहीं देख सकती थी। धड़कते दिल के साथ इसने ऊपर इस कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे। दरवाजे के पास रुककर इसने हैंडल पर हाथ रखा। अब वो इस कश्मकश का शिकार थी, अंदर जाए या ना जाए। पश्मीना ने कहा था कि अंदर कोई नहीं है। ओज़े हिम्मत कर। ख़ुद को हिम्मत देते वो हैंडल घुमाते कमरे में दाखिल हुई थी। महसूर कुन खुशबू इसके नथनों से टकराई। इस खुशबू को सांसों में उतारते इसने दबीस कालीन पर अपने कदम रखे। कमरे की सजावट देखकर वो मुतासिर हुई थी। ग्रे और वाइट इम्तजाज का एक कमरा नफासत से सजा हुआ था। अब इस कमरे की क्या सफाई करूं? ये तो पहले ही से साफ़ है। चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बावजूद भी इसे गंदगी नज़र नहीं आई थी। अपने ध्यान में चलती आगे आई तो इसकी नज़र उकबी दीवार पर लगे फ्रेम से जा टकराई। ब्लैक शलवार सूट पहने वो ग्रे शाल अपने चौड़े शानों पर डाले अपनी बारोब शख्सियत के साथ बैठा था। इसे देखकर लम्हे को ओज़े का दिल तेज़ी से धड़का था। इसे वो दिन याद आया जब पहली बार इसने इस बेमहर इंसान को देखा था। वो इस वक्त भी ऐसे ही तो हुलिये में था, अपनी बारोब शख्सियत का असर लोगों पर डालते, बिना किसी पर दूसरी निगाहें गलत डाले सबको अपनी मगरूर पर्सनैलिटी से मरूब कर गया था। वो बिना पलके झपके इस तस्वीर को देखने में इतना मगन थी कि इसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ तक नहीं आई थी। मेहमंद जो फ्रेश होकर बाहर आया था, इसे अपनी तस्वीर के सामने ऐसे बुत बने खड़े देखकर हैरान हुआ था। फिर ये हैरानगी नागवारी में तब्दील हुई थी। क्या कर रही हैं आप मेरे कमरे में? सर्द आवाज़ पर ओज़े ने झटके से गर्दन मोड़कर इसे देखा। इसे शर्टलेस देखकर वो सटपटाते अपना चेहरा झुका गई। आप यहाँ मेरे कमरे में खड़े होकर आप मुझसे सवाल कर रही हैं? ताज्जुब की बात नहीं है। इसका अंदाज साफ मजाक उड़ाता महसूस हुआ था। इसे जब भी बेदर्दी से लब काटते इसने मेहमान की तरफ देखने से गुरेज किया था, जो बेशर्मों की तरह इसके सामने शर्टलेस खड़ा था। किससे पूछ कर मेरे कमरे में कदम रखा है आपने? ओज़े को ले चक गई। इसके करीब कदम बढ़ाते एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता इसका दिल दुखा गया। तो वो इसे अपना नाम देने तक को तैयार नहीं था। हमें नहीं पता था कि यह आपका कमरा है। तमाम हिम्मत मुज्तमा करके वो इतना ही कह सकी, क्योंकि आगे के अल्फाज कहीं मुंह में ही रह गए थे। वो इसके सर पे खड़ा इसके झुके सर को खशमगी नज़रों से घूर रहा था। अच्छा, वाकई? इसका अंदाज़ ऐसा था कि ओज़े का दिल कर रहा था बस जादू से यहाँ से गायब हो जाए। जा रहे हैं हम, इसे कहते तेज़ी से मेहमान के पहलू से निकली थी।
اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر باہر جاتی، مہمن نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ میری اجازت کے بغیر آپ آ تو گئی ہیں اس کمرے میں، مگر میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے جا نہیں سکتی ہیں۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کی نظریں اوزے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس پر خوف واضح تھا۔ کیا ہوا اوزے گل؟ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں چھپی چبھن وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں جانے دیں پلیز، وہ منمنائی۔ مہمن خانزادہ کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ آئی۔ ایسے کیسے؟ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے اوزے کے نمکین پانی سے بھرے ان سبز نگینوں کو دیکھا۔ یہ آنسو میری قربت کی وجہ سے؟ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ظالم بنا اس سے سوال کر رہا تھا۔ جانتی ہیں ان آتی جاتی سانسوں پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، مگر وہ کیا ہے نا کہ ایک بار مہمن خانزادہ کے دل سے کوئی اتر جائے تو پھر واپس وہ کبھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور اوزے کی گل آپ… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اوزے گل خود پر سے اختیار کھوتی اس کے سینے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے کشادہ سینے پر ہاتھ رکھے روئی ہی جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک آنسو مہمن کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ضبط سے اس نے اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ میں مر گیا ہوں کیا جو یوں آنسو بہا رہی ہو؟ انداز جتنا سادہ، لفظ اتنے ہی دل کو چیر دینے والے۔ اوزے نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ بس یہی مہمن خانزادہ اس کے چہرے پر جھونکتا اسے دیوار سے پنکلتا بے بس کر گیا۔